तीसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइनोमियल से नाम ही बाइनोमियल का मतलब कितना था, दो टर्म के लिए आप बाइनोमियल लगा सकते हैं, 3 टर्म के लिए आप नहीं लगा सकते, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो हेड या तो टेल, पहली चीज, है ना, कोई और तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए, ठीक। और दूसरी चीज, हर बार जितनी बार भी आप ट्राई करेंगे, है ना, हर बार जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस का वो चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कॉइन लिया, मैं टॉस कर रहा हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, 1/2। मैं दूसरी बार टॉस किया, 1/2, 1000 बार टॉस कर लो, हर बार कितना, अगर सक्सेस का प्रोबेबिलिटी चेंज कर रहा है वहाँ, वो उसको बर्नौली ट्रायल नहीं बोलते हैं। और अगर वो बर्नौली ट्रायल नहीं है तो आप वहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं लगा सकते। कौन सा, बाइनोमियल, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी आप यूज नहीं कर सकते। पहली चीज समझ में आया। याद है मैंने एक सवाल कराया था, आपको याद होगा, है ना, ऐसा नहीं कि ऑलरेडी हम लोग समझो ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, बट उस टाइम पता नहीं चलता कि हम बाइनोमियल लगा रहे हैं। आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन कराया था कि मैंने 50 कॉइन टॉस किया एक साथ, क्या प्रोबेबिलिटी कि 20 हेड आएगा, है ना, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 20 हेड आएगा, कराया था, इस तरह का सवाल कराया था ना। तो एक तरह से तो वही तो है, एनसीआर याद करो, एनसीआर लगाया था मैंने, एनसीआर लगाया था कि नहीं, है ना, एनसीआर लगाया था कि नहीं। तो क्यों ना हेड आने को मैं सक्सेस मान लूं। सवाल में लिख के नहीं देगा कि आप इसको यहाँ बर्नौली ट्रायल लगाओ, ये बर्नौली ट्रायल है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करो, ऐसा नहीं देगा वो। आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा हाँ, ये इसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से इस सवाल को कर सकते हैं, है ना। तो मान लो ये बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी है, 10 कॉइन मैंने टॉस किया, क्या प्रोबेबिलिटी की 5 हेड आएगा, तो मैं क्या करूँगा, हेड आने को सक्सेस मान लूँगा कि हेड आना मेरा क्या हो गया, सक्सेस, नहीं आना मेरा फेल्यूर। समझ आई बात। तो पहली चीज तो यहाँ पे बर्नौली ट्रायल में कितनी पॉसिबिलिटी होना चाहिए, 2, या तो सक्सेस या फेल्यूर, है ना। मान लो जनरली हम लोग सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को P से डिनोट करते हैं, है ना, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को P से, ओके, और फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी को Q से, सच दैट P प्लस Q ऑलवेज कितना होगा, 1, क्योंकि इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, मान लो P ऑफ X इक्वल टू R, इसका मतलब क्या होगा, मुझे R में सक्सेस चाहिए। टोटल n बार ट्रायल किया मैंने, कितने ट्रायल किए, यहाँ लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ ट्रायल, है ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार मैंने ट्राई किया, n टाइम्स। NPQ एकदम दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, NPQ बार बार यही चलेगा, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, N नंबर ऑफ ट्रायल। अब n में से मुझे R सक्सेस चाहिए, समझ में आ रही बात, n में से कितना सक्सेस चाहिए, R। फिर से वही बात है, 10 में से मुझे 5 हेड चाहिए, कितने तरीके से आ सकता है, 10C5। 10 में से 5 हेड चाहिए, कितने तरीके से आ सकता है, 10C5। तो n में से अगर मुझे R सक्सेस चाहिए तो कितने तरीके से आ सकता है, NCR। पहले तो ये फिक्स कर दिया हमने, है ना, n में से R तरीके से अगर आपको सक्सेस चाहिए तो कितने तरीके हैं, NCR। समझ में आई बात, कितने में सक्सेस चाहिए, R में, तो P का पावर कितना, R, P का पावर कितना, R। कितने में फेल्यूर होगा, सोचो, N माइनस R। 10 में 6 में सक्सेस, तो कितने में फेल्यूर, 4, N माइनस R। तो Q के पावर कितना हो गया, ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेस आउट ऑफ N। अब को मुझसे ये पूछे कि 10 में से 10 कॉइन को मैंने टॉस किया, क्या प्रोबेबिलिटी की 5 पे हेड आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी की 5 पे हेड आएगा, मैं फट से क्या कर दूंगा, 10C5। पहले तो ये चूज कर लेता हूँ कि किस 5 पे चाहिए, कितने तरीके हैं भाई, 10C5। अब 5 पे हेड आया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, पावर कितना, अच्छा 5 लिया, 5। हेड नहीं आने की भी प्रोबेबिलिटी, ये आंसर। तो ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसा नहीं, ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, ये कोई नया नहीं कर रहे हैं, ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे किए थे अगर आप बोलेंगे तो वो भी बता दूंगा, है ना। अभी लिख रहा हूँ मैं, जो वहाँ पे हमने तरीका अपनाया था, अभी समझ में आएगा कैसे किए थे। याद करो, मैंने अगर आपने सवाल किया हुआ कि 10 में 5 हेड आना है ना, अभी बेसिक मेथड बता रहा हूँ, है ना। तो 10 में अगर 5 हेड लाना है तो कितने तरीके भाई 10 में 5 हेड आने के, 10C5। अरे यस सर नो, 10 में 5 हेड आने के कितने तरीके हैं, 10C5।
टोटल पॉसिबिलिटी क्या है बोलो? अरे यस और नो, सैंपल स्पेस, फेवरेबल आउटकम अपॉन, तो दोनों देखो ध्यान से सेम ही लिखा है, एक ही चीज लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, समझ में आ रही बात? बोलने का बस तरीका थोड़ा सा बदल गया, ध्यान से देखो दोनों क्या है, एक ही चीज है। मैं क्या करूंगा, हेड आने को सक्सेस मान लूंगा, हेड आया तो मैं जीत गया, जो चाहिए मुझे, मान लो टेल चाहिए तो मैं टेल आना क्या मान लूंगा, मेरी सक्सेस है, समझ आई बात? और जो नहीं आया तो क्या होगा, मेरा फेल हुआ। जहां पे सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी हो, तीसरे की जगह नहीं हो, सिर्फ पी और क्यू, सिर्फ पी और क्यू, है ना? तो दोनों एक ही बात है, अलग नहीं है ना? तो आपको फील करना पड़ेगा कि हाँ किस तरह के सवालों में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल लगा सकते हैं, जहां पे नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो, सिर्फ दो से ज्यादा होगा तो आप इसको ट्राई नहीं कर सकते। लिख लो, हाँ स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूँ, पहले लिख लो, लेट नंबर ऑफ ट्रायल्स बी एन। बर्नौली ट्रायल समझ में आ गया ना, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ उतना, जरूरत भी नहीं पड़ती वैसे। लेट नंबर ऑफ ट्रायल्स बी एन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बी पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल टू पी लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इक्वल टू क्यू लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर क्यू लिख लीजिए, लिख लिए। दोनों को इस तरह से एरो देकर के लिख दो, सच दैट p प्लस क्यू कितना होना चाहिए, ऑलवेज 1, ऑलवेज 1, p प्लस क्यू ऑलवेज 1, p प्लस क्यू ऑलवेज 1, डन। हाँ नेक्स्ट लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस आउट ऑफ n इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस आउट ऑफ n, आउट ऑफ n इज इक्वल टू, ये पूरा स्टेटमेंट लिख लीजिए। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, p ऑफ x इक्वल टू r, ये क्या क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ सक्सेस, है ना, नंबर ऑफ सक्सेस, है ना, p ऑफ x इक्वल टू r, इसको रैंडम वेरिएबल ही बोलते हैं, आगे बताऊंगा, ये जो x मानते हैं ना, है ना, इसको रैंडम वेरिएबल ही बोलते हैं, उसको भी मैंने स्किप किया है, इसके बाद करा दूंगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस में तो हटा ही दिया है, फिर भी पूछ देते हैं यार, कोई भरोसा नहीं है उनका, तो बेसिक जान लेते हैं कि अगर आगे, क्या बहुत ईजी है, इसमें कुछ नया है ही नहीं, ये सब पहले का चीज़ है, बस नाम दे दिया बाइनोमियल। सवाल लिखिएगा, सवाल लिखिएगा, a pair of dice are thrown, a pair of dice are thrown 6 times, a pair of dice are thrown 6 times, comma, getting a doublet, doublet समझते हैं, दोनों पर सेम आना चाहिए, 1 1 2 2 3 3, उसको doublet बोलते हैं, getting a doublet are success, getting a doublet or success, then find the probability of, first question no success, दूसरा exactly 2 success, तीसरा at least one success, और चौथा at most one success, सब इसी में आ जाएगा। एक करके दिखा दूं क्या, या कर लेंगे? सबसे पहले NPQ, बिना देर किए NPQ निकाल के रख लीजिए जल्दी से, 6 टाइम्स, n की वैल्यू कितनी हो गई 6, आपको बताएगा p की वैल्यू कितनी आएगी, बताइए p की वैल्यू कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी आएगी, डबलेट कितना होता है 6, कितने में से, टोटल आउटकम्स पेयर ऑफ डाइस है तो 36, पेयर ऑफ डाइस है तो टोटल आउटकम कितना होगा 36, उतने में मेरे फेवर में कितना है 6, 1 1 2 2 3 3, तो 6/36 मतलब कितना 1/6, तो q की वैल्यू कितनी, उसको टाइम वेस्ट नहीं करना, 1 - 1/6, क्योंकि p प्लस q 1 है,
तो P की वैल्यू अगर मिल गई तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस P। P Q N तीनों रेडी है क्या? फर्स्ट में क्या बोला? नो सक्सेस। नो सक्सेस का मतलब x की वैल्यू कितनी? 0। बात खत्म। x की वैल्यू 0 सीधा, है ना? तो 6C 0, है ना? कोई सक्सेस नहीं चाहिए, मतलब 6 के 6 में क्या हो गया? फेल्योर, है ना? देख लो ये आ रहा है क्या, है ना? NC 0, कोई सक्सेस नहीं चाहिए मुझे। 1/6 का पावर कितना? 0, कोई सक्सेस नहीं। ये क्या? फेल्योर। फेल्योर का पावर कितना? 6, मतलब 6 के 6 में क्या हो गया? मैं फेल। समझ में आएगी बात? चलो अब कर दो जल्दी से फटाफट। दूसरा क्या था? एग्जैक्टली 2 सक्सेस। निकाल दीजिए जल्दी से। बोलो x इक्वल टू 2, r की जगह क्या रख देना है? सिर्फ 2। कितना हो जाएगा? 6C2 1/6 के पावर 2, तो कितने में हार गया? 2 में जीत गया तो 4 में हार गया, तो ये हो गया पावर 4। बात खत्म। इसका क्या करूं ये बताओ। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है? एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार जीतना है। तो x कितना हो गया? ग्रेटर इक्वल टू 1, मतलब एक बार जीत गया चलेगा, 2 बार और अच्छा, 3 बार जीत गया और अच्छा। इतना लिखने में हालत खराब हो जाएगा। उल्टा सोचेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1। 1 में से कौन सा हटा दीजिए? x इक्वल टू 0 हटा दीजिए। समझ में आई बात? हाँ, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री मेथड एकदम रेडी रहना है ना? बस p ऑफ x इक्वल टू 0 ऑलरेडी देखो निकाल के रखें, ये वैल्यू उठा के रख दो बस, है ना? इसमें 0 और 1, x क्या बोला? ज्यादा से ज्यादा आप एक बार जीत सकते हैं। मतलब पहला तरीका क्या होगा? मैं एक बार भी नहीं जीता, दूसरी बार एक बार जीत गया, बस 2 बार नहीं जीत सकते। तो यहाँ पे तो सीधा सा दिख रहा है कि 2 ही x की वैल्यू आ रहा है, डायरेक्ट निकालने में फायदा है। तो क्या क्या आ जाएगा? एक तो x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी प्लस x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी, है ना? चलो अभी सब बेस में बहुत प्यारा सॉल्व करा रहा हूँ, एडवांस में आया, बाद में फिर मेंस में कॉपी पेस्ट किया, वो करा दे रहा हूँ, है ना? इस तरह के सवाल आते हैं, लिखिएगा। एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया इसका। मेन सवाल जो आता है वो क्या है वो लिखिएगा, है ना? जिसमें आएगा एग्जाम में। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड n times, a fair coin is tossed n times such that n times such that n times such that the probability of getting at least one head, n times such that the probability of getting at least one head is at least 0.9, at least 0.9, at least 0.9, then minimum value of n is, कहाँ छूट गया बोलो? कहाँ से छूट गया? मिस कहाँ से होगा? ओके, then at least one head is at least 0.9, then find the minimum value of n। आप पहले एक्सप्रेशन लिखो at least 1 का, है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? हेड आना मेरे लिए क्या हो जाएगा? सक्सेस। हेड आना मेरे लिए क्या हो गया? सक्सेस। बस लगा दीजिए, फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? p ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाएगा क्या, है ना? और इसको लिखने का तरीका मैंने अभी क्या सिखाया? उल्टा उल्टा उल्टा, 1 माइनस, हाँ 1 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 0, बस रख दो, हो गया। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो आंसर आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या दी है सवाल में, वो देखो, वो इंटरेस्टिंग है। मतलब क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9। ये जो प्रोबेबिलिटी, ये जो मेरे से आंसर आएगा, वो क्या बोला? कम से कम 0.9 है, यानी कि 0.9 से ज्यादा भी हो सकता है। वो तो बात ऑब्वियसली 1 से बड़ा तो नहीं होगा, बट ये वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9। बस सवाल सॉल्व हो गया। करके दिखाओ जल्दी से, n की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे कैलकुलेशन और कुछ नहीं, सिंपल।
4 इज द करेक्ट आंसर। इतना टाइम क्यों लग रहा है सॉल्व करने में? 1 माइनस NC0 1 ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। और 1/2 के पावर क्या करो n आ जाएगा, क्योंकि हारने जीतने दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। तो पूरा पावर किस पे आ जाएगा, 1/2 के पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9 है ना। 0.9 को लिख दूं 9/10, कितना हो जाएगा 9/10। इसको उधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, है ना। तो कितना हो जाएगा 1/2 के पावर 9 लेस देन इक्वल टू, है ना, इधर 1 माइनस 9/10 मतलब कितना 1/10, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये इधर आ जाएगा उधर आ जाएगा, तो 2 के पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए 10। अब इन की वैल्यू मिनिमम क्या रखें, सीधा सा दिख रहा है यार, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 8 आएगा, 4 रखेंगे 16 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर गया। तो इनकी वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। कितने हैं, इनफाइनाइट, बट ऐसा मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम n कितना लेना पड़ेगा 4। अब यही सवाल देखो, इसमें 1 पूछा ना, जे एडवांस से पूछा था, एटलीस्ट 2 थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उसको घर पे ट्राई करना था, ठीक है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एटलीस्ट 1 की जगह क्या कर देना, एटलीस्ट 2, और उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई एटलीस्ट 0.96 दिया हुआ, ठीक है, लिख लो ना शॉर्ट में, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर लो, है ना। थोड़ा कैलकुलेटिव है, टाइम लग जाएगा ज़्यादा, तो आप घर पर ट्राई करना। हाँ, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ एटलीस्ट 0.96, है ना, 0.9 की जगह कितना दे दिया 0.96, है ना। बस वहां पे क्या जाएगा 1 माइनस पी ऑफ x इक्वल टू 1 और 2, ये 0.96, ये बन जाएगा इक्वेशन आपका, बस, है ना, बात खत्म। सॉरी 0.1 ना, 0.1 2 तो चलेगा, 0.1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन दिख ही रहा है, लेंदी हो जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन वहाँ पे भी हिट एंड ट्रायल ही लगाना पड़ेगा। बट आपको देखना है कि आप डायरेक्ट, आपको यहाँ से 1 से शुरू करेगा तो बेवकूफ़ी नहीं है क्या, 2 का पावर तो सबको पता है भाई कब कितना था, 2 के पावर 10 तक तो आपको याद रहता है चीज़ें, है ना। तो कम से कम मैं भी स्टार्ट करूँगा 3 से तो करेंगे ना स्टार्ट भाई, है ना। तो वहाँ भी क्या करना, एटलीस्ट क्लोज से स्टार्ट करना, तो 2-3 ट्रायल में आपको आ जाएगा, 2-3 बार तो करना पड़ेगा भाई, वो सवाल ही ऐसा है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रा में कोई तरीका नहीं सॉल्व करने का, हिट एंड ट्रायल या ग्राफिकल मेथड, दो ही चलता है, ठीक है। तो ये ट्राई कर लीजिएगा। अब लिखिएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये भी देखो बहुत सिंपल है, एकदम फटाफट करा दे रहा हूँ, है ना, 2 मिनट टाइम नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल। मान लो मैंने 3 कॉइन लिया, कितने कॉइन लिया, 3 कॉइन्स लिया, ठीक है। बहुत सारे आउटकम्स आएंगे, 8 आउट आएंगे, आपको भी पता है। सपोज करो अभी मैं नंबर ऑफ हेड्स के बारे में बात कर रहा हूँ हमेशा किसके बारे में बात करेगा, कोई एक रैंडम वेरिएबल ले लेगा, रैंडम वेरिएबल मतलब कोई भी नेचुरल नंबर या आपका नंबर ऑफ आउटकम्स के बारे में बात करेगा, जैसे लाइक नंबर ऑफ हेड आप ले लीजिए रैंडम वेरिएबल, ऐसा नहीं कि हेड ही लेगा, नंबर ऑफ टेल्स ले लीजिए, आपकी मर्जी, कोई भी एक आपको मतलब क्या बोलूँ, एक आउटकम्स के बारे में आपको डिफाइन कर देगा कि इसको आपको नंबर ऑफ, इसको आपको रैंडम वेरिएबल मानना है। तो सपोज करो मैं नंबर ऑफ हेड्स को क्या मान रहा हूँ, रैंडम वेरिएबल। वो जब एक्स लिख रहा था ना मैं बार बार, एक्चुअली यही से आता है कि पहले वो जो एक्स होता है उसको हम क्या मानते हैं, नंबर ऑफ एक्स होता है हमारा क्या होता है, रैंडम वेरिएबल। तो मैं यहाँ जो एक्स मान रहा हूँ रैंडम वेरिएबल, किसको मान रहा हूँ, नंबर ऑफ हेड्स को मान रहा हूँ, किसको मान रहा हूँ, नंबर ऑफ हेड्स को मान रहा हूँ, है ना। 3 को मैंने टॉस किया, है ना, अलग अलग आउटकम्स आएंगे, है ना। एक्स जो है वो क्या है, नंबर ऑफ हेड्स, मतलब मेरा टोटल फोकस कहाँ है, नंबर ऑफ हेड्स पे है। आप खुद बताओ एक्स की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, 0, 1, 2 और 3, अरे यस और नो, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं, है ना। इन सबका अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऐड कर दूंगा तो आंसर कितना आना चाहिए, 1, अरे यस और नो। ये चीज समझ में आया कि इसमें, अब इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कितना प्रोबेबिलिटी मिला, टोटल तो 1 है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है 1, क्यों, क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता, इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता। तो 0 को कितना प्रोबेबिलिटी मिला,
1 को आपने कितना दिया, 2 को आपने कितना दिया, 3 को आपने कितना दिया, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, है ना। एनसीईआरटी बोर्ड में भी आता था ये 3-4 मार्क्स का, है ना। अभी तो अपन डायरेक्ट करने वाले हैं, है ना। तो फटाफट p ऑफ x इक्वल टू 0 बोलो कितना, जल्दी से। जीरो हेड, एक ही पॉसिबिलिटी है, तीनों में टेल आ जाए, है ना। तो 1 बाई कितना 8, p ऑफ x इक्वल टू 1 मतलब कितना, एक हेड, 3 में से एक हेड, कितना तरीका है 3c1, मान लो कंफ्यूज कर गए 3c1, अब काउंटिंग नहीं करेंगे पीएनसी लगाएंगे, 3c1 टोटल कितना 8 मतलब 3 बाई 8। p ऑफ x इक्वल टू 2, p ऑफ x इक्वल टू 2 बोलो, 3c2 बाई 8, ये भी कितना 3 बाई 8। p ऑफ x इक्वल टू 3, 3c3 1 बाई 8 बोलो। ये हमने क्या किया, रैंडम वेरिएबल के बीच प्रोबेबिलिटी को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और सबको ऐड करके देखो ऑलवेज 1 आएगा, नहीं आ रहा मतलब गलत है, नहीं आ रहा मतलब गलत है ना। ऐड करके देखो, नीचे सबका 8 है, 3 1 4 3 7 और 1 8, 8 बाई 8 कितना आ रहा है 1, है ना। वो टेबल बनाते कैसे वो भी दिखा दे रहा हूँ, एग्जाम में आता था जेई में से तो टेबल देता था, है ना। इधर x लिखता था, है ना, और इधर क्या लिखता था, दो लाइन बनाना पड़ता है बस, है ना। इधर x का टेबल बना लो और इधर p ऑफ x, ऐसे टेबल बनाता था। इधर 0, इसका कितना है भाई 1 बाई 8, फिर 1 का कितना आया 3 बाई 8, 2 का कितना आया 3 बाई 8 और 3 का कितना आया। इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। x रिप्रेजेंटिंग रैंडम वेरिएबल, क्या लिया आपने नंबर, रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स, किसको माना रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड, अब नंबर ऑफ टेल मान लो, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, वो तो अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो ये हो गया मेरा रैंडम वेरिएबल और ये हो गया उसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, ये हो गया उसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। टोटल को ऐड करेंगे, हमेशा दिमाग में रखिएगा, टोटल ऐड करेंगे आंसर 1 आना चाहिए, नहीं आ रहा मतलब गलती। देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे फिर आता हूँ सवालों पे। देखो देयर आर टोटल 3 कॉइन्स, है ना। रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स, तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई 0 से 0 1 2 3, x की वैल्यू होगी, x का वैल्यू होल नंबर ही आएगा, है ना। x का वैल्यू आपका होल नंबर ही आएगा। लिख लिए क्या हम, जैसे चलो सवाल दे देता हूँ, लिखिएगा। 3 balls are drawn, 3 balls are drawn 1 by 1, 1 by 1, 3 balls are drawn 1 by 1 without replacement, without replacement, without replacement from a bag, from a bag containing 5 white and 4 red ball, containing 5 white and 4 red balls.
Find the probability distribution. Find the probability distribution of the number of red balls drawn. Find the number of probability distribution. Find the number of probability distribution. Find the number of probability distribution of the number of red balls drawn. रैंडम वेरिएबल क्या क्या हो जाएगा बोलो? 0 1 2 4 कौन बोल रहा है भाई? तीन तीन ही निकालना, 3 में 4 कैसे निकाल दोगे, है ना? 0 1 2 3 आएगा ना, बस फटाफट लगा दो। पहले x इक्वल टू 0 निकालो, कितना? 5 वाइट 4 रेड, 5 वाइट 4 रेड। हाँ देखो एक चीज और बता रहा हूँ, एक चीज और सिखा रहा हूँ, देखिएगा कहाँ पे पीएनसी लगाते हैं, एनसीआर लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाते हैं। अगर रिप्लेसमेंट हो रहा है तो आप एनसीआर नहीं लगा सकते, समझ आ रही बात? अगर रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है तभी आप क्या लगाते हैं? एनसीआर। क्योंकि नंबर ऑफ तरीके में क्या होता है, आप अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे चीजें कम हो रही है ना। आप बार बार एक चूज की फिर वापस रख दी तो फिर एनसीआर कैसे लगा सकते हैं? समझ? कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ एनसीआर लगाना नहीं लगाना, उसी में फंस जाते हैं वो, है ना? तो ऐसा नहीं है, एनसीआर वहीं पे लगाएंगे जहाँ पर रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है ना? हर बार नंबर ऑफ चॉइसेस क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है ना? यहाँ पे लगा सकते हैं डायरेक्ट, है ना? एक भी मुझे रेड नहीं चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी है भाई एक भी रेड नहीं का? सोचो, एक भी रेड नहीं चाहिए तो क्या जाएगा? 4 से 0, कितना जाएगा? 4 से 0 अपॉन कितने में से? 9 से कितना? 3 ना? हाँ गड़बड़ है क्या? छोटा 42 कैसे आया? रेड बॉल 4 है ना? कितना है बताना? वन नहीं आ रहा? पहला वाइट चाहिए, कितनी पॉसिबिलिटी है? 5/9। दूसरा भी वाइट चाहिए तो कितना हो जाएगा? 5 बाई कितना हो जाएगा? 4/8, है ना? पीएनसी, अच्छा एक समझो, पीएनसी भी लगेगा, कहीं गड़बड़ हो रहा है ना? पीएनसी से भी बिल्कुल आता है, कोई भी रेड नहीं चाहिए। अरे हाँ यहाँ गलती की है ना यार, 5C3 ना? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, रेड 0 आया ना, तो आया क्या तीनों में? वाइट, तो 5C3, सॉरी सॉरी। हाँ दूसरा तरीका भी सिखा रहा हूँ, हालांकि ये ज़्यादा बेटर होता है ना? ये ज़्यादा बेटर होता है, पेंसिल लगाइएगा हमेशा अच्छा रहेगा। दूसरा तरीका भी सिखा रहा हूँ, है ना? सॉरी सॉरी, बताओ कितना रेजोल्यूशन बताओ? ठीक है, 3 बॉल तो निकाला ना हमने, तीनों क्या आना चाहिए? वाइट। 5 में से तीनों क्या आना चाहिए? वाइट। 5 से 3 अपॉन 9 से 3,
कितना जल्दी बताओ। ये 3 3 तो कट जाएगा दोनों, 3 फैक्टोरियल ऊपर कितना जाएगा 5 है ना, इंटू 4 इंटू 3 नीचे 9 इंटू 8 इंटू 7, 4 दूनी 8 3 3 9, 5/42 आ रहा है क्या? बोलो ये आ रहा है क्या? ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है दिखा रहा हूँ, वो क्यों परेशान करेगा वो भी बता रहा हूँ। दूसरा तरीका लगाते हैं बेसिक, एकदम बेसिक। बॉल रखा है, मैं निकालने गया, पहला बॉल क्या आना चाहिए? बोलो पहला बॉल क्या आना चाहिए? वाइट है ना। कितने तरीके वाइट आने के बोलो? 5/9। अरे यस और नो, अरे यस और नो, 5 वाइट टोटल 9 है। कितने तरीके हैं? सॉरी क्या प्रोबेबिलिटी है निकालने की? 5/9 निकाल लिया वाइट, इधर रख दिया। अब कितने बॉल बचे? 8। कितने वाइट हैं? 4। 4 में 8 में 4 वाइट है। कितनी प्रोबेबिलिटी है? 4/8। फिर से वाइट निकाल लिया, रख दिया इधर। अब कितने वाइट बचा? 3। टोटल कितना? 7। 7 में से 3 वाइट है। क्या प्रोबेबिलिटी है वाइट आने की? 3/7। सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे तो आपको लगेगा कि दोनों एक ही। प्रॉब्लम कहाँ होगा? अगला x = 1 निकालो, वहां मरेंगे। कैसे बता रहा हूँ, P of x = 1 निकालो। ये एकदम मस्त तरीका है ना, एनसीआर में कुछ नहीं है। 3 में 1 वाइट चाहिए, सॉरी 1 रेड चाहिए, 2 वाइट चाहिए, 2 वाइट चाहिए। 5 में 2 वाइट चाहिए, 5C 2। 4 में 1 रेड चाहिए, 4C 1 अपॉन नीचे तो हमेशा कितना आएगा? ये करो और उस तरीके से करके बताओ कैसे करेंगे। फिर देखो आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या आएगा, क्या गलती होती है। अच्छा क्वेश्चन मिल गया, ताकि कई लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कहाँ एनसीआर लगाना है कहाँ नहीं लगाना है ना। तो जहाँ रिप्लेसमेंट होगा यहाँ वहाँ पे आप एनसीआर नहीं लगा सकते। वहाँ पे फिर आपको वही बेसिक मेथड से जाना पड़ेगा। जो ऊपर लिखा है ना वो मेथड भी इम्पोर्टेंट है ना, वो भी जरूरी है। लेकिन जहाँ रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा हो, जहाँ पे ये मेथड लगाने जाएंगे तो प्रॉब्लम होती है। डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको। बोले यहाँ सॉल्व हुआ क्या? अरे तो जल्दी करके दिखा दो। कितना? नहीं, हाँ 10/20, करेक्ट 10/21। तो इसको लिखते हैं ना 20/42। लास्ट में जोड़ने में इजी होगा ना। चलिए बहुत सही। अब इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं। कैसे करने वाले हैं? डायरेक्ट मेथड से। तो 2 वाइट आना चाहिए, 1 क्या आना चाहिए? रेड। प्रॉब्लम क्या होगा? ध्यान समझिएगा। पहला वाइट, दूसरा रेड, तीसरा वाइट। 2 वाइट 1 रेड दिख रहा है। एग्जैक्टली कितने केसेस बनाने पड़ेंगे? 3। यहाँ पे फंस जाओगे आप, वेस्ट ऑफ टाइम। समझ में आई बात है ना। इससे भी आंसर आएगा, एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा, आप करके देखना। बट ये डायरेक्ट मेथड क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। फेल इन द सेंस लेंदी हो जाएगा, नॉट फेल हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। फट से एनसीआर लगाएंगे। लेकिन जहां रिप्लेसमेंट होगा ना वहां पे यही काम करेगा। वहां पे आप एनसीआर मेथड नहीं लगा सकते। वहां पे आपको डायरेक्टली सोचना पड़ेगा कि मैं वहां बैठा हूँ, ऐसे ऐसे बॉल निकाल रहा हूँ सीधा, है ना। वरना अगर इसमें क्या करेंगे? 2 वाइट 1 रेड। कई बार जल्दबाजी में कहता है ये निकाला आगे बढ़ गया। नहीं, ये निकालने के बाद इंटू क्या कर दो? 3। इंटू क्या कर दो? 3, क्योंकि हर बार तो सेम ही आएगा ना। अरे हर बार ये तीनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो ये इंटू 3 करना ना छूट जाता है ना। उससे अच्छा कि रिस्क क्यों लेना, सीधा एनसीआर लगाएंगे और वहाँ पे सारे तरीके आ जाते हैं। अरे 2 वाइट 1 रेड निकालने के 3 तरीके हैं ना। देखो ना कि पहले वाइट आए फिर रेड फिर वाइट आ जाए, या पहला फेल हो गया 2 वाइट निकाल लिया, पहला 2 पास कर गया वाइट निकाल लिया, तीसरे में क्या आ गया? रेड आ गया, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो और इंटू कितना कर दो? 3, क्योंकि इन सबकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? सेम आएगी। इन सबकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? सेम आएगी। तो दोनों मेथड आपको आना चाहिए, है ना। दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। हाँ सारा निकाल के बोलो बना रहा है कि नहीं? 2 निकालो। 2 का कितना आया? 2 का कितना आया? कितना? हाँ नहीं 10 नहीं, गलत है। 15/42। 15/42। अब 3 का कितना आया? नहीं 3 का गलत बोल रहे हो। 2/42। हाँ करेक्ट सॉरी, 2/42। कितना? 15/42 ना। तुम 20 बोल रहे थे ना। नहीं 15/42। 15/42। अब देखो इसी में बहुत कुछ कराने वाला हूँ। एक ही में देखो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन सब करा दे रहा हूँ इसी में, है ना। इधर xi ले लेता हूँ, इधर
एक्स आई ले लिया, एक्स आई है ना, इधर पी आई और इधर ले लिया पी आई इंटू एक्स आई और इधर ले लिया पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर और इधर ले लिया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर और इधर आपका आ गया, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो क्या हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। सब पूरा एक ही टेबल में करा दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। इधर ये कितना था बताना, 0 1 2 3 ये था ना, ये ध्यान से देखना इधर, ये ठीक है। सबका बोलना प्रोबेबिलिटी क्या क्या आया, इसका कितना आया 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, 10/42 आया था क्या या 5/42? नहीं ये तो 5 ही था, 5/42। इसको क्या था मल्टीप्लाई तो 20/42, ये 15/42 और ये 2/42। ये लिख लेना समेशन ऑफ पी आई ऑलवेज कितना होता है 1, इसको ऐड कीजिए ऑलवेज कितना रहा 1। ये तरीका है वेरीफाई करने का कि मेरा आंसर सही है ना। अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं ना और उसका जो समेशन लिखते हैं दैट इज योर मीन, उसको क्या बोलते हैं मीन, स्टैटिक्स में पढ़ा होगा मीन है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ कितना रहा है 0, यहाँ कितना रहा है 20/42, यहाँ कितना रहा है 30/42 और यहाँ कितना रहा है 6/42। तो ये जो समेशन है इसी को बोलते हैं मीन। मीन किस रिप्रेजेंट करते हैं म्यू आई, पी आई इंटू एक्स आई के समेशन को क्या बोलते हैं मीन है ना। ये आपका क्या हो गया मीन, ये फॉर्मूला याद कर लेना है, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने मीन का है ना। समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई कितना आ जाएगा, ऐड कर लो 20 30 50, अच्छा 56/42, 56/42। इसका बेसिक मीनिंग ये होता है ना कि मीन का मतलब क्या होता है कि क्या आने के चांसेस ज़्यादा है, एक तरह से ऐसे समझो आप। जैसे एवरेज निकालता हूँ ना, सबका सब्जेक्ट का अलग अलग है, ऑन एन एवरेज मान लो किसी का एवरेज परसेंटेज 60, इसका मतलब क्या होता है सारे सब्जेक्ट में 60 नहीं है, ऑन एन एवरेज हर एक सब्जेक्ट में वो कितना स्कोर किया 60, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट है ना। उसका जो मार्क्स है वो 60 की तरफ झुका हुआ है, यही होता है ना मीन की। तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे लगभग कितना आ रहा है मीन, देखो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1 पॉइंट क्या आ रहा है समथिंग। तो ध्यान से देखो सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो किसकी आने की है ना, मतलब ज़्यादा नहीं भी होगा तो जो भी प्रोबेबिलिटी होगा ना वो 1 के आसपास ज़्यादा होगा। देखो 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी क्या सबसे ज़्यादा है ना। तो मीन बस ये इंडिकेट करता है, अगर आप उसकी मतलब समझे तो, हालांकि लेना देना नहीं है। सिंपल कितना आ जाएगा 28 कितना हो जाएगा 21 है ना, 28 कितना हो जाएगा 21। इसको क्या बोलते हैं मीन। अब इसको बोलते हैं वेरिएंस। ये वेरिएंस ये फॉर्मूला आपको कौन कौन सा याद करा मैं लिख दे रहा हूँ। ये पहला फॉर्मूला जो आपको लिख लेना अलग से, मीन, ये मीन हो गया और ये क्या हो गया वेरिएंस, ये क्या हो गया वेरिएंस और ये क्या हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस का ही अंडर रूट लेते हैं तो क्या मिलता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वेरिएंस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और ये क्या है मीन, जो कि ऑलरेडी निकाल के रख चुके हैं। बहुत लेंदी होता है ना, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा लेंदी होता है ना। अभी पी आई एक्स स्क्वायर निकाल लो जल्दी से, ये 0 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू दिस कितना आएगा 20/42, बस कर लेते हैं। 4 इंटू 15 60/42, 9 इंटू 2 18/42। इसका समेशन निकाल लो, पी आई इंटू एक्स आई कितना आ रहा है 80, 98/42। तो मेरा जो ये सिग्मा स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा बोलो 98/42 माइनस मीन कितना आया था मीन है ना 56/42 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा वेरिएंस। लिख लो फॉर्मूला लिख लो, बस उतना करने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मूला लिख लो अपना काम हो जाएगा। तीनों फार्मूला का एक सवाल भी करा दे रहा हूँ है ना, इस पे बेस्ड जो जेई में आया हुआ मेंस में। तीनों समझ में आ गया, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत सिंपल है, इसमें बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एकदम सीधा सीधा याद रखना है। बोला जाए
और ये जो दोनों मेथड समझ में आया, डायरेक्ट मेथड, पीएनसी मेथड, डायरेक्ट मेथड कब लगाना है, ऑलवेज, ऑलवेज चलेगा। लेकिन अगर रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो एनसीआर मेथड लगा दो, जल्दी हो जाएगा। हटा दिया जाए इसको, है ना, बस फॉर्मूला याद रखना है, आ गया तो ठीक है, बहुत कम चांस है कि आएगा, है ना, क्योंकि सिलेबस से हटा दिया गया। अरे सॉल्व नहीं करना, बस वैल्यू समझ में आया, निकालना कैसे। हाँ, सवाल लिखिएगा। 2 cards are drawn, 2 cards are drawn successively, 2 cards are drawn successively with replacement, with replacement, यहाँ पे क्या कर रहा है, रिप्लेसमेंट कर रहा है। आप पीएनसी मेथड नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled, सीधा लिख लो ना, from 52 कार्ड, उतना लिखने की जरूरत नहीं, from 52 cards, है ना। 2 cards are drawn successively with replacement from 52 cards, full stop. Let x denote the random variable, वहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिख के दे दिया कि let x denote the random variable of number of SH, है ना, of number of SH, S बताया था ना, 4 इक्के होते हैं, है ना, of number of SH obtained in the 2 drawn cards, obtained in the 2 drawn cards. Then find P of x equal to 1 plus P of x equal to 2. कितना सिंपल सा सवाल पूछ दिया, जल्दी से आंसर कर दो, तो गलती मत करना। पहले हम क्या बोला, एक इक्का आना चाहिए, कार्ड 2 ही निकाल रहे हैं, लेकिन इक्का कितना आना चाहिए भाई, एक ही आना चाहिए, है ना। और दूसरे में क्या बोला, दोनों बार इक्का आ जाए, दोनों बार ऐसा आ जाए। जल्दी से लगा दो, बेसिक लगा दो, बेसिक मेथड लगाएं तो भी काम हो जाएगा। एक इक्का लाने के कितने तरीके हैं, सोचो। 2 तरीके हैं ना, पहला में इक्का आ जाए, दूसरे में ना आए, पहले में ना आए, दूसरे में आ जाए, दोनों कर दो फटाफट। 2 केसेस बनेंगे, ए डैश, ए डैश ए। यहाँ तो क्या बनेगा, एक ही तरीका है भाई, दोनों में ए आना चाहिए, बस इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा आपसे। तो इक्का आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, अरे सर नो, नहीं आने का, अरे 48/52 प्लस, यही सेम यहाँ भी आएगा क्या, अरे एक ही चीज तो है, इंटू 2 कर दूं क्या डायरेक्ट, एक ही बात तो है ना। तो ये इंटू 2 भूलिएगा ना, ये केस लगा के छोड़ देंगे ना, गलत हो जाएगा, है ना। प्रॉपर सोचना है, वहाँ पर रख के देखना है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। और देख रहे हो कार्ड सेम ही आ रहा है, क्यों, क्योंकि रिप्लेसमेंट है, मतलब कार्ड निकाला वापस रख दिया, तो हर बार सिचुएशन क्या रहेगा, सेम, हर बार सिचुएशन क्या रहेगा, सेम। बोलो, हो गया क्या, ये आ गया। प्लस इसका दोनों बार इक्का आना चाहिए, मतलब 4/52 इंटू 4/52। फाइनल आंसर बताओ, क्योंकि दिया है, ऑप्शन दिया है मेरे पास है, सॉल्व करो। 1 ऊपर कितना, हाँ करेक्ट, सिंपल 4 से कट रहा है, देखो ना 4 से कट जाएगा ना 13 टाइम्स, यहाँ देखो 13 टाइम्स, ये लोग कट गया देखो, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, है ना। तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया 169, यहाँ आ गया 12 दिन 24 और वहाँ 1, 24 और 1 25।
डन है, तो लैंग्वेज को पकड़ना है ताकि दिक्कत ना हो। एक और तरीका है ना, क्या हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगा सकते यहाँ पे? क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं है, सॉरी रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो हर बार एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम। अरे यस और नो क्या? तो कभी भी अगर मान लो आपको बाइनोमियल लगाना है ना, तो सबसे पहले ये देखना कि क्या ये बर्नौली ट्रायल है कि नहीं। अगर बर्नौली ट्रायल है तो आंख बंद करके आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं, है ना। बर्नौली ट्रायल कैसे पहचानेंगे? हर बार प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। हर बार प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? सेम। पहली बार गया मैं एस निकालने गया, क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? 1/13 रख दिया, तो वापस निकल लेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? सेम 1/13। तो मान लो एस का आना मेरा सक्सेस है, तो पी कितना? 1/13। अरे यस और नो, तो क्यू कितना? 12/13, है ना। अभी क्या एक केस चाहिए, मतलब कितने सक्सेस चाहिए मुझे? x = 1, दो बार में एक सक्सेस। 2c 1, 1/13 पावर 1, 12/13 पावर 1, है ना। कितना आ जाएगा? 24/169। सेकंड में क्या बोला? दो में दोनों सक्सेस, तो 1/13 के पावर कितना? 2, कितना आ जाएगा? 1/160। तो ऐसे भी अब जितना फील कर पाएंगे उतने तरीके आप खुद से भी सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो बता रहा हूँ वही तरीका होता है, सोचने पर डिपेंड करता है। अब लिखिएगा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी मीन मीडियन सॉरी मीन और वेरिएंस निकालते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला है, सबसे इजी पड़ता है ना। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। P of x इक्वल टू आर कितना था? NCR P के पावर R Q के पावर N माइनस R, ये ऑलरेडी पढ़ा दिया। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो गया। इसका मीन लिखिएगा फर्स्ट, मीन है ना, म्यू बराबर क्या होता है? N इंटू पी, सबसे सिंपल यही इसी का होता है, N इंटू पी। दूसरा इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर क्या होता है? NPQ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? √NP। बस खत्म, सिंपल है ना। आ गया तो छूटना नहीं चाहिए, इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं है। हाँ सिग्मा है ना, वेरिएंस का ही √ लेने पे क्या आता है? सिग्मा, पॉजिटिव वैल्यू है ना, पॉजिटिव। सवाल करें, समझ में आ गया? सिंपल फॉर्मूला, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है ना। बाइनोमियल वाले में चीज़ें ज़्यादा आसान होती है ना। सवाल लिखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे। एक फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी रेडी है, कौन सा? हाँ, इसको तो क्या दिमाग में निकल जाता है ना। ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी इनबिल्ट है, ये है तभी ये सब लगा पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं, है ना। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर बाइनोमियल, है ना। हर जगह बाकी के लिए फॉर्मूला क्या है? PI × XI। मीन का फॉर्मूला क्या लिखा है? PI × XI, है ना। सवाल लिखिएगा, द मीन एंड वेरिएंस of a binomial distribution, the mean and variance of binomial distribution
are 4 and 2 respectively. The mean and variance of the binomial distribution are 4 and 2 respectively. Let's stop. Then find the probability of exactly 2 success. Then find the probability of exactly 2 success. एग्जैक्ट आंसर देना जी, मैं पूछा हुआ सवाल है, एग्जैक्ट आंसर देना। फटाफट सॉल्व करो। एनपी दिया है 4, एनपी क्यू दिया है 2, तो वहां से सबसे पहले क्या मिलेगा? क्यू। देखो ना एनपी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4। फाइनल आंसर आएगा किसी का? और एनपी क्यू कितना दिया है? 2। तो एनपी की जगह यहाँ पे रख दें 4, एनपी की जगह रख दें 4, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 2/4 मतलब 1/2, और क्यू अगर 1/2 तो पी भी कितना? 1/2। समझ में आ रही बात? अब पी आ गया, अब क्या चाहिए मुझे? एन की जरूरत है, क्योंकि पी ऑफ क्या लिखना? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस निकालना है, तो मुझे क्या क्या चाहिए? एन पी क्यू तीनों चाहिए। 2 आ चुका है, कोई बात नहीं, पी रख दो ना यहाँ पे, पी रख दो यहाँ पे, तो एन नहीं मिल जाएगा। एन कितना आ रहा है? एन आ गया, पी आ गया, क्यू आ गया, अब क्या टेंशन है? सारे रख दो, आंसर आ गया। 2 सक्सेस क्या हो जाएगा? NC2। एन कितना देखो? 8, 8C2। और सक्सेस और फेल्यूर अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम हो ना, तो टाइम वेस्ट मत करना, सीधा क्या लिख देना? 1/2 के होल पावर कितना? टोटल 8, बिना टाइम वेस्ट किए। 7 बाई, गलत तो नहीं किया ना गधे? हाँ सही, 7/60। जब प्रोबेबिलिटी दोनों का सेम हो तो अलग अलग बांटने की जरूरत नहीं है, एक ही बार सीधा पूरा लिख दो, साथ में बात खत्म होगी। ये भी जेई का सेम सवाल है, 4 2 x = 1 का पूछ दिया, वो भी जेई को पूछा है, तो थोड़ा वो चेंज करता है बस, ये थोड़ा सिंपली ध्यान रखना, जो ट्रायल होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ट्रायल क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट, है ना? पहली बार निकाला, दूसरी बार निकाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तीसरी बार निकालने जाऊँ, पहले दूसरे में क्या हुआ उससे कोई लेना देना नहीं, है ना? ये तभी हो सकता है ना जब मैं बार बार क्या करूँ? रिप्लेसमेंट करूँ, अगर मैं कार्ड निकाल रहा हूँ, है ना? सीधा नंबर ऑफ ट्रायल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, है ना? तभी इसको हम बर्नौली बोल सकते हैं, है ना? वरना उसको बर्नौली नहीं बोलेंगे। और अगर ट्रायल बर्नौली नहीं है तो आप उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगा सकते, सीधी सी बात है, ठीक है? चलो ये भी हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी लिख लो। कई एक आध बार पूछा है, तो कुछ है नहीं खास इसमें, देख लेते हैं फिर भी। लिखिए क्या? ज्योमेट्रिकल में क्या है? ज्योमेट्रिकल में भी 1D 2D 3D, है ना? 1D में बात करेंगे तो क्या होगा? लेंथ में बात करेंगे। 2D में बात होगा तो किस में होगा? एरिया में बात करेंगे। और अगर 3D में बात होगा तो किस में बात करेंगे? वॉल्यूम में बात करेंगे। पहली बात, सवाल किस तरह से पूछता है, मैं एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करो एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है? ये आपका सेंटर हो गया, है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ
कि मैंने एक रैंडम पॉइंट सेलेक्ट किया सर्कल के अंदर मैंने क्या किया, एक रैंडम पॉइंट सेलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेंटर के नजदीक होगा। मतलब सेंटर और किस में कंपेयर कर रहा है, सरकमफेरेंस। सेंटर और किस में कंपेयर कर रहा है, सरकमफेरेंस। क्या प्रोबेबिलिटी कि जो पॉइंट होगा वो सेंटर के नजदीक होगा, या क्या प्रोबेबिलिटी कि वो पॉइंट सरकमफेरेंस के नजदीक होगा। सोचो कैसे कैसे निकालेंगे इसको, क्या सोचेंगे, क्या इसमें तरीका लगा सकते हैं, बोलो। दो लोग हैं, एक सेंटर दूसरा सरकमफेरेंस, ऐसे समझो कि एक ये ग्रुप है इधर और एक बेचारा ये अकेला बैठा है। क्या इसमें तरीका, कैसे बांटेंगे कि ये सेंटर के नजदीक में है या ये, पहले एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में सोचो। एग्जैक्टली आपको इसको ये जो आर दिख रहा बीच से क्या करना पड़ेगा, सर्कल बनाना पड़ेगा r/2 रेडियस का। ये मान लो है ना, ये मान लो एक सर्कल हमने बनाया है ना, जिसका रेडियस कितना है, ये पूरा कितना हो गया देखो ना r, और ये कितना है, ये r और ये r/2। तो r/2 लेंथ तक जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेंटर के नजदीक में होगा, और इसके बाद जो भी होगा वो किसके नजदीक होगा, सरकमफेरेंस के नजदीक। तो अगर मुझसे पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी बताइए सेंटर के नजदीक का, तो मेरे फेवर में कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया। तो कितना हो जाएगा बोलो, पाई r/2 का होल स्क्वायर अपॉन टोटल एरिया कितना है भाई, पाई r स्क्वायर। अरे सर नो, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/4। और अगर सरकमफेरेंस का पूछ दे तो इसमें से माइनस 1 में से माइनस कर दो, एरिया ऐसे क्या करना पड़ेगा, फेवरेबल एरिया क्या होगा, टोटल माइनस दिस। अगर सरकमफेरेंस का पूछे तो क्या होगा, टोटल माइनस दिस। उससे अच्छा एरिया माइनस करने से अच्छा उसमें कॉम्प्लिकेशन आएगा, उससे अच्छा क्या है, नजदीक का प्रोबेबिलिटी निकाल लो, कितना आ गया 1/4। तो p कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा भाई, 1 - 1/4 दैट इज 3/4। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, पॉइंट किसके नजदीक होगा, सरकमफेरेंस का नजदीक होने के चांसेस ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, इधर का एरिया क्या है, वाइडर है, इधर का एरिया क्या है, वाइडर है ना। तो जिसका एरिया ज्यादा होगा उसके आने के चांसेस ज्यादा होंगे, है ना। तो इस तरह के सवाल आपको लिख लो। अ पॉइंट इज टेकन इनसाइड अ सर्कल, क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूं। अ पॉइंट इज टेकन, अ पॉइंट इज टेकन inside a circle, inside a circle of radius r, smaller, of radius r, find the probability that, find the probability that the point is closer to the center, find the probability that the point is closer to the center, the point is closer to the center as a circumference, as of circumference। लिख लो, डायग्राम बना लो। एक सवाल लिखिएगा, एक आप करके दिखाओ। A point is selected randomly, a point is selected randomly, a point is selected randomly inside an equilateral triangle, inside an equilateral triangle, inside an equilateral triangle, inside an equilateral triangle whose length is 3, whose length is 3, whose length is 3 plus 2. Find the probability that,
find the probability that its distance from any corner, find the probability that its distance from any corner is greater than 1. And distance from any corner is greater than 1. डिस्टेंस 1 से ज़्यादा होना चाहिए. नहीं हो जाएगा क्या सॉल्व? ज़्यादा लेंदी हो रहा क्या? पहले आपने आर्क बनाया, सबने आर्क बनाया क्या? ये 1 यूनिट लेंथ का सर्कल बना दो ऐसे, है ना? ये यहाँ से क्या बनेगा? 1 यूनिट का क्या बनेगा? सर्कल. ये है ना? तो जो भी पॉइंट हो कहाँ लाई कर रहा है? इधर लाई कर रहा है ना? 1 यूनिट से ये लेंथ कितना ले लो? रेडियस 1 यूनिट, ऐसे समझो, है ना? इसमें लाई नहीं करना चाहिए. तो टोटल एरिया में से ये वाला एरिया घटा दें क्या, है ना? टोटल एरिया कितना हो जाएगा भाई? √3/4a² माइनस ये एरिया कितना होगा? ध्यान से देखो तो ये कितना एंगल होता है? 60 डिग्री. सेक्टर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो 60 60 60 तीन एंगल का कितना हो गया? 180 डिग्री. मतलब क्या बना दिया? सेमी सर्कल. इसका जो एरिया होगा 3 सेक्टर मिला के किसके बराबर होगा? एक सेमी सर्कल के बराबर होगा, जिसका रेडियस कितना होगा? 1. इसका रेडियस कितना होगा? 1. तो एरिया कितना हो जाएगा बोलो? πr²/2. मतलब कितना? π/2 कितना हो गया? -π/2 अपॉन टोटल एरिया √3/4a². हाँ तो फिर ऐसे ही रहने दो, क्योंकि दोनों ही रैशनल है, जहाँ पर कैंसिल नहीं होगा. चीज़ समझ में आई ना? अब एक और कैटेगरी है मिसलेनियस में. मिसलेनियस में लिखवा रहा हूँ, आप बस लॉजिक पे बेस्ड सवाल है, इसमें कुछ वो नहीं है. लॉजिक पे बेस्ड सवाल है. अब बताओ क्या आएगा आंसर, है ना? क्योंकि हर चीज़ को आप टाइप में डिवाइड नहीं कर सकते. सवाल लिखिएगा. A speak the truth. A speak the truth. जी का है वो सवाल है ये, PYQ कहेंगे. A speaks the truth 3 out of 4 times. मतलब 4 बार में 3 बार सच बोलता है वो, है ना? एक बार झूठ बोलता है. 3 out of 4 times. And B 5 out of 6 times. And B 5 out of 6 times. Full stop. What are the probability that they will contradict each other? What are the probability that they will contradict each other in stating the same fact? In stating the same fact. Same इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक ही बात पे दोनों बात करते हुए कितना क्या परसेंटेज दोनों में झगड़ा होगा. सीधी सी बात. सवाल ये झगड़ा कब होगा? जब कोई एक झूठ बोलेगा. जब कोई एक क्या बोलेगा? झूठ बोलेगा. जल्दी से आंसर कर दो. कितना आंसर है?
1/3 है ना। ए सच बोले बी झूठ बोले, झगड़ा हो जाएगा भाई, है ना। या ए झूठ बोले और बी सच बोले, बस निकाल दो कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी। 1/3 आ रहा है क्या, है ना। ए के सच बोलने के चांसेस कितने हैं भाई, 3/4। बी के झूठ बोलने के 1/6। ए के झूठ बोलने के 1/4, बी के सच बोलने के 5/6। कॉन्ट्रडिक्शन तभी होता है जब एक सच बोलेगा दूसरा झूठ बोलेगा। हाँ, वो इमोशनल होकर नहीं सोचना कि दोनों झूठ बोल दिया तो, है ना। हाँ, खुद को नहीं रखना था वहां। रेशनल देखो कॉन्ट्रडिक्शन, तो एक सही मानते तो ही बोले ना कि भाई ये जो माना वो गलत है क्योंकि सही है। अब दोनों गलत हो तो फिर कैसे कॉन्ट्रडिक्शन बोल सकते हैं आप, है ना। एक को तो सही बोलना पड़ेगा ना, कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये बेसिक लॉजिक का सवाल है ना। अब एक ना इसी से रिलेटेड एक सवाल है, मैं बताऊंगा नहीं कौन सा मेथड लगेगा, आप बताओ क्या सोचेंगे इसमें, ध्यान से देखना इधर। मैं शॉर्ट में बस सवाल बता रहा हूँ। एक आदमी है ना, 3 आउट ऑफ 4 सच बोलता है ना, 4 बार में 3 बार सच बोलता है। हाँ, इस सवाल कर लो फिर डिस्कस कर लो। 4 बार में 3 बार सच बोलता है, ठीक है। उसने एक डाइस को थ्रो किया, और बोला कि 6 आया है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि सच में 6 आया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सच में 6 आया है। हाँ, 3/4 है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि सच में 6 आया होगा। एग्जैक्टली यही सोच रहा था कि कौन समझ पाता है, बेस थ्योरम लगेगा इसमें, है ना। ये जो आप समझने लग गए तो फिर समझो प्रोबेबिलिटी में कुछ भी जान नहीं है ना, बेस थ्योरम। क्योंकि देखो 6 आने के 2 तरीके हैं, एक आया होगा तब आया होगा, एक नहीं आया तो भी बोलो। मतलब 6 रिपोर्ट करने के 2 तरीके हैं, आया होगा और मैंने रिपोर्ट किया, नहीं आया तो भी मैंने रिपोर्ट कर दिया, तो 2 केस बनेगी नहीं, तो टोटल 6 आने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। समझ आ रही बात। और बेस क्या हो जाएगा, फेवरेबल बाई टोटल। जो मैंने तरीका बताया एकदम याद रखना, पी ऑफ आर, टोटल निकाल लो, कहानी खत्म। सिर्फ टोटल निकालो, जल्दी से निकालो टोटल, है ना। टोटल क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 टोटल क्या हो जाएगा भाई, एक आया तो कितना चांसेस है, 1/6, है ना। और आया तो सच बोल रहा, आया तो 1 ले लेंगे ना, आया तो कितना ले लेंगे, 1 लेंगे, 3/4 लेंगे। सच बोलने का 3/4 ही है ना, तो 3/4 ही लेंगे ना। और दूसरा नहीं आया और फिर भी बोल दिया, तो नहीं आया फिर भी बोल रहा, तो झूठ बोला, तो झूठ बोलने का कितना, 1/4। ये होना चाहिए, मैं चेक कर लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ सही है, सही। आया और वो रिपोर्ट करेगा, इसका चांसेस 100% नहीं है ना, क्योंकि एक बार झूठ भी तो बोलता है ना। तो 6 आया और सही रिपोर्ट करेगा, इसके क्या चांसेस है, 3/4 दिया हुआ है ना, 3/4। और ये 6 नहीं आया फिर भी रिपोर्ट कर सकता है, तो यहाँ पे क्या करेगा, नहीं आया और रिपोर्ट करना है, तो सच बोलेगा कि झूठ बोलने का 1/4। आया है और वो रिपोर्ट करेगा, तो सच बोलेगा कि झूठ, सच बोलने का 3/4। सीधे हिसाब रखना। अब आपसे कौन पूछा है, इसके होने के चांसेस, तो दिस बाई टोटल, सीधा मैं बोल रहा हूँ, एक बार टोटल लिख दिए तो फिर कुछ सवाल में जान ही नहीं है। चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, पेपर दे रहा हूँ। आज भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है, और लास्ट पेपर का डिस्कशन भी नहीं हुआ, बोले भी नहीं, मैं बोला था याद दिलाना, आज फिर कुछ क्वेश्चन सिमिलर दिया, हो गए सिमिलर।